चलिए, और ज़्यादा वेट नहीं करते हैं। मैक्सिमम जो पार्टिसिपेंट्स वो आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। तो आज का जो सेशन है, आज का सेशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए। तो यस्टरडे हम लोग जहाँ पे कंप्लीट किए हुए थे, वहाँ पे पहुँचते हैं पहले। यस्टरडे हम लोग जो बातचीत किए, यस्टरडे का सेशन में हम लोग एक्चुअली जो डिटेल्स भी जो हम लोग डिस्कस किए हुए थे, आपका बिड एंड आस्क का प्राइस क्या होता है। ठीक है, बिड आस्क कैसे हम लोग उसको देखते हैं, और बिड आस्क के जरिए हम अपना जो ट्रेडिंग डिसीजन है उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, डिसीजन कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जाने। ठीक है। और सेकेंडली फिर हम लोग डिस्कस किए वॉल्यूम के बारे में, कि वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम जनरली क्या है कि जितने भी बायर्स एंड सेलर्स मार्केट में एक्टिवली वहां पे पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं, उन लोगों के थ्रू से जो भी ऑर्डर्स वहां पे पंच हुआ है उसको ही वॉल्यूम के तौर पे देखा जाता है। और जितना हाई वॉल्यूम रहता है, इसका मतलब कि पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, इंटरेस्ट आपका इन्वेस्टर और ट्रेडर का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, और मार्केट में एक ट्रेंड है, और ट्रेंड के साथ ही चलना बेटर रहता है स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग प्रोसेस में। और अगर लो वॉल्यूम होता तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है, मार्केट का सेंटीमेंट अभी बहुत खास नहीं है, मार्केट कहीं जाने का कोशिश नहीं कर रहा है। तो उस दरमियान में हम लोगों को थोड़ा सा वेट करके रहना ही बेटर रहता है। और जब आने वाले जो समय में हम लोग जो नेक्स्ट जो सेशन हम लोग करेंगे, वहां पे वॉल्यूम का एक डिटेल्स चैप्टर भी हम लोगों का रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम एक मार्केट का सबसे मेन एक टॉपिक है। वॉल्यूम एनालिसिस जो है, वॉल्यूम एनालिसिस जब आप लोग करना सीख जाएंगे, तो कोई भी स्टॉक का जो मोमेंटम है, उस स्टॉक का मोमेंटम को आप लोग आसानी से पकड़ पाइएगा। ठीक है। और वॉल्यूम का जो पार्ट हम लोग करेंगे, तो सिंपल जो वॉल्यूम हम लोग देखते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, प्लस एक पॉइंट होता है ऑन बैलेंस वॉल्यूम, वॉल्यूम का, वो भी। तो उसके जरिए से भी हम लोग जो स्टॉक का या इंडेक्स में कोई भी हम लोग इन्वेस्टिंग का या ट्रेडिंग का कोई डिसीजन अगर लेना चाहते हैं, तो उसके जरिए से हम लोग काफी, हम लोग को एक सपोर्ट वहां पे मिलता है ऑन बैलेंस वॉल्यूम के जरिए से भी। वो भी हम लोग सीखेंगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें। और उसके बाद हम लोग डिस्कस किए हैं ओपन हाई लो क्लोज के बारे में। ओपन हाई लो क्लोज क्या है, इसके बारे में भी कल हम लोग जाने। और लास्ट में हम लोग जो बातचीत जिस टॉपिक के ऊपर किए थे, वो था ऑर्डर, कि ऑर्डर जो हम लोग प्लेसमेंट करते हैं, लिमिट, मार्केट, जीटीटी, और इसके अलावे भी और भी बहुत तरह के ऑर्डर्स हैं, जिसके बारे में कल हम लोग डिटेल्सली डिस्कशन किए हैं। ठीक है। तो बिड एंड आस्क, वॉल्यूम, ओपन हाई लो क्लोज, इसके बारे में बातचीत हुआ। और लास्ट में हम लोग ऑर्डर टाइप्स जो है, ऑर्डर टाइप्स के बारे में हम लोग बातचीत कर चुके हैं। ठीक है। तो आज का जो सेशन है, आज का सेशन में हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, ये टॉपिक है नेक्स्ट हम लोगों का मार्जिन। ठीक है। एक जनरल जो साधारण जो मार्जिन का जो फैसिलिटी हम लोगों को मिलता है एक ट्रेडर को, तो उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा बातचीत करने वाले हैं। ठीक है। तो अच्छा, मैं एक बार फिर से पूछ लेना चाहूंगा, मेरा आवाज सबको पहुंच रहा है, और स्क्रीन जो हम चेंज कर रहे हैं, स्लाइड जो चेंज कर रहे हैं, वो दिख रहा है कि नहीं? कभी कभी होता दिख है रहा ना। दिख रहा तो? है। अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो मार्जिन क्या है? मार्जिन एक सिंपल, मतलब हम लोग अपना जो चालू लैंग्वेज जो है उसमें कर सकते हैं बोरोइंग फंड्स, मतलब उधार लेना, ऋण लेना, कर्जा लेना। ठीक है। जो कि बहुत अच्छा चीज है नहीं, लेकिन अगर आप अपना जो नॉलेज है, उस नॉलेज को अगर अच्छी तरह से आप यूटिलाइज यहाँ पे कर पाए, तो ये आपको बहुत बड़ा फायदा भी दे सकता है। ठीक है। तो इसको, ये टेक्निकल पार्ट इसका किस तरह से है, कि जैसे मान लीजिए आप जिस ब्रोकर का प्लेटफॉर्म आप यूज करेंगे, जैसे जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर से, जैसे ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, तो ये लोग क्या हो गया, ये लोग आपका डिस्काउंट ब्रोकर्स है। ठीक है। और फुल टाइम ब्रोकर्स में आपका जैसे नोवामा वेल्थ हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, या एसएमसी ग्लोबल हैं, ग्लोब कैपिटल्स हैं, तो ये लोग हो गए आपका फुल टाइम ब्रोकर। ठीक है। तो जितने टाइप के भी ब्रोकर हैं, ये आपको मार्जिन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और ये जो मार्जिन जनरल
का जो पार्ट आता है, ये आपको फैसिलिटी ब्रोकर ओनली इंट्राडे में ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इंट्राडे में अगर आप चाहें कि आपका कैपिटल है, जस्ट एज्यूम करते हैं कि आपका कैपिटल 1 लाख है, 1 लाख है, तो आप अगर कोई स्टॉक को खरीदना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं, अगर कोई स्टॉक को आप खरीदना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं, तो वहां पे ब्रोकर आपको अप टू 5x, मतलब अप टू 5 टाइम तक आपको मार्जिन वो प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, मतलब 1 लाख रुपया अगर आपके पास है, तो आप ऑलमोस्ट 4 से 5 लाख रुपए का शेयर आप उठा सकते हैं, उस वैल्यू का शेयर आप उठा सकते हैं। मतलब आपका बाइंग पावर जो है इंट्राडे में, आपका बाइंग पावर आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सेम कंडीशन ये बाय के क्षेत्र में है। सेकेंडली, अगर आप कोई स्टॉक को सेल करना चाहते, जो स्टॉक आपके पास है नहीं, ठीक है, ये भी एक टॉपिक होता है जिसमें बहुत सारे पर्सन जो है वहां पे कंफ्यूज भी होता है कि मेरे पास तो शेयर है ही नहीं, तो हम सेल कैसे करें, है ना। तो ब्रोकर आपको इंट्राडे में ये ओनली स्टॉक को अगर आप सेल करना चाहते हैं, कोई स्टॉक को, स्पेसिफिक स्टॉक को अगर आप सेल करना चाहते हैं, तो इंट्राडे के लिए ब्रोकर आपको वो जो स्टॉक है, उस स्टॉक का शेयर आपको अवेलेबल करवा देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप रिलायंस का शेयर को अगर आप सेल करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपको ये कुछ खबर है कि रिलायंस में कुछ निगेटिव होने वाला है, रिलायंस का शेयर नीचे गिर सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहां पे रिलायंस का शेयर आपके पास है नहीं, आपका पोर्टफोलियो में भी है नहीं, आप उसको कभी लिए भी नहीं, तो अगर आप रिलायंस का शेयर को सेल करना चाहते हैं, तो ब्रोकर आपको इंट्राडे के लिए जितना शेयर आप लेना चाहें, आप उतना शेयर रिलायंस का ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास नहीं है, लेकिन आपके ब्रोकर के पास रिलायंस का शेयर अवेलेबल एनी टाइम रहता है। ठीक है, तो वो शेयर को आप सेल करके, जब वो जहां पे आप सेल किए वहां से जब नीचे आ गया, तो आप अपना प्रॉफिट को बुक करके रेस्ट उसको फिर नीचे में प्रॉफिट बुक करना, मतलब सेल पहले किए हैं, बाद में उसको बाय किए, बाय करके ब्रोकर को उसको रिटर्न कर दिए, जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट आप अपने घर में घुसा सकते हैं। ठीक है, ये सेलिंग का जो पार्ट है, सेलिंग का पार्ट में आप जा सकते हैं। तो इंट्राडे में अगर आपके पास 1 लाख है, तो आप 5 लाख का शेयर वैल्यू आप रिलायंस का उठा सकते हैं, या एशियन पेंट कोई भी स्टॉक आप ले लीजिए, उठा के आप उसको बाय या सेल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे एक कंडीशन रहता है ब्रोकर का, कि आपको किसी भी हालत में आपको 3:15 तक अपना जो पोजीशन है, जो आप बाय पोजीशन बनाए हैं या सेल पोजीशन बनाए हैं, वो किसी भी हालत में 3:15 के भीतर आपको स्क्वायर ऑफ करना है। अगर आप बाय किए हैं तो उसको सेल करके निकलना है, अगर सेल किए हैं तो उसको बाय करके आपको निकल जाना है। अगर आप नहीं करते हैं, तो आपका जो ब्रोकर है, आपका ब्रोकर ऑटोमेटिकली वो ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर देगा, चाहे वो ट्रेड आपका प्रॉफिट में रहे, चाहे आपका वो ट्रेड लॉस में रहे, इससे ब्रोकर को कुछ आता जाता नहीं है। ठीक है, तो इंट्राडे में मार्जिन का यूज आपको तभी करना है जब आप बहुत ही ज्यादा श्योर हो कि हाँ, ये स्टॉक में अगर मैं बाय कर रहा हूं, ठीक है, ये इंट्राडे में 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जो आपका टारगेट है, उस टारगेट को हिट कर सकता है। ठीक है, या दूसरा क्या कंडीशन होता है कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के जरिए मैं वहां पे एंट्री कर रहा हूं। ठीक है, कि मेरा ये जो 1 लाख के बदौलत मैं यहाँ पे 5 लाख का पोजीशन बना रहा हूं, तो मैं इसमें ज्यादा से ज्यादा 2,000 का रिस्क मैं लूंगा। ठीक है, 2,000 का रिस्क मैं लूंगा, 2,000 अगर मेरा लॉस दिखेगा तो मैं वो ट्रेड काट के निकल जाऊंगा। ठीक है, यहां पे एक ऑप्शन आप लोगों के पास और अवेलेबल रहता है, कि मान लीजिए आप रिलायंस का शेयर आप खरीदे हैं, ठीक है, सेल साइड में ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, बाइंग साइड में अगर आप हैं कि आप बाय किए हुए हैं, ठीक है, और 1 लाख का आपका कैपिटल है, आप माल उठा लिए हैं 5 लाख का, मतलब 4 लाख आप ब्रोकर के पास से उधारी लिए उस टाइम इंट्राडे के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ, रिलायंस को आप जहां से खरीदे हैं वहां से रिलायंस नीचे गिर गया, तो आपको लॉस दिख रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे पकड़ रहे हैं कि 20,000 का लॉस दिख रहा है, 20,000 का लॉस आपको दिख रहा है।
और आप लॉस को लेना नहीं चाह रहे, ठीक है, तब आपका ब्रोकर आपको एक और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपना जो पोजीशन है, जो इंट्राडे पोजीशन आप लिए हुए हैं, उसको आप डिलीवरी में, मतलब कैश एंड कैरी में आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में आपका अकाउंट में 4 लाख रुपए का एक्स्ट्रा फंड होना चाहिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड 4 लाख रुपए का है, तो आप वो रिलायंस का जो आपका उस दिन के लिए लॉस में आपका दिख रहा है, उसको आप डिलीवरी में कन्वर्ट कर लिए। और डिलीवरी में जब कन्वर्ट आप कर लेते हैं, तब क्या हुआ कि आप उसका फुल पेमेंट कर दिए हैं, और वो स्टॉक आपका पोर्टफोलियो में जाके बैठ जाएगा। अब जिस दिन, हो सकता है नेक्स्ट डे, या 2 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 1 महीना बाद रिलायंस आपका फिर से ऊपर की ओर उठा, आपका बाइंग प्राइस से ऊपर की ओर गया, तब जाके आप अपना जो प्रॉफिट है, अपना प्रॉफिट बुक करके उस स्टॉक से निकल गए। ठीक है, तो ये एक बाइंग साइड में ये फैसिलिटी आपका जो ब्रोकर है, हर ब्रोकर ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है कि आप अपना जो पोजीशन है इंट्राडे से, उसको आप डिलीवरी में, कैश एंड कैरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तभी कर पाइएगा जब आपके पास एक्स्ट्रा फंड रहे। तो इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपका 1 लाख कैपिटल है तो आप 5 लाख का माल कोई एक स्टॉक में ही आप उठा लें। ठीक है, ये करना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। अगर आपका पूरा कैपिटल 1 लाख रुपया है, आप उसका 10,000, 20,000 आप यूज कीजिए, और मैक्स टू मैक्स क्या होता है कि आप 80,000, 90,000, 70,000, 50,000 तक का माल आप उठाइए। कि कोई कारणवश अगर मेरा ये फंस भी जाता है, ये पोजीशन इंट्राडे में अगर हमको प्रॉफिट नहीं दिखा, अगर पोजीशन मेरा फंस जाता, बड़ा कोई लॉस दिखता है, तो हम उसको, मेरे पास कैपिटल अवेलेबल है, उसको पे करके मैं ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को मैं डिलीवरी में कन्वर्ट कर लेता हूं। ठीक है, ये आपका बेस्ट प्रैक्टिस होता है इंट्राडे ट्रेडिंग अगर करते हैं तो। और इंट्राडे ट्रेडिंग भी जो करेंगे आप लोग, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको रोज का रोज कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक है, रोज ट्रेड करने का एक क्या कर सकते हैं कि एक हॉबी बन चुका है कि हमको रोज कुछ ना कुछ हमको ट्रेड करना है। तो उसका भी इलाज है। उसका भी इलाज किस तरह का, वो आगे का जो चैप्टर है, उस चैप्टर में डिटेल्सली इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन जस्ट मैं आप लोगों को एक अंदाजा दे दूं कि सिंपली है कि अगर आप लोगों को मैं पूछूं, अगर आप लोगों को मैं पूछूं कि नेक्स्ट 1 आवर के भीतर, 1 घंटा के भीतर बारिश होगी, नेक्स्ट 1 घंटा के भीतर बारिश होगी क्या, तो आपका जवाब क्या रहेगा? हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, कोई गारंटी नहीं है, अभी तो आसमान साफ है, बारिश कैसे होगा, नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि अगर नेक्स्ट 3 महीने के भीतर बारिश होने का चांस है, तो हर कोई ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हाँ, बारिश होगा। टाइम ड्यूरेशन आपका बढ़ गया, अपॉर्चुनिटी आपके पास बढ़ गया, वहां पे समय भी आपके पास आ गया। ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम छोटा, जो एक स्टॉक में जो मेरा इन्वेस्टमेंट करने का जो मेरा प्लान होता है, उसको हम लोग बड़ा लेवल में लेके जाते हैं, और हम ज्यादा स्टॉक में अपना पैसा को इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, मेरा स्पेस बढ़ गया। स्पेस जब मेरा बढ़ जाएगा, तो मेरा विनिंग का चांस जो है, विनिंग का चांस भी मेरा बढ़ जाता है। तो इंट्राडे में आप लोग ट्रेड अगर करना चाहेंगे इन फ्यूचर में, जब ये हम लोग का जो प्रोग्राम है ये कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बारे में भी डिटेल्स बात करेंगे। तो वहां पे बास्केट बना के हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। एक बास्केट जब होगा कि आपका 1 लाख का कैपिटल है, 1 लाख का कैपिटल में हम 10-10 हजार करके 10 स्टॉक में, 10 सेक्टर का स्टॉक में हम अपना पैसा को इंट्राडे में लगाए। अब 10 में से जनरली क्या होता है, आपका 5, 6, 7 स्टॉक आपका पॉजिटिव रिटर्न आपको दे देगा, 1-2 स्टॉक आपका निगेटिव रिटर्न देगा, 1-2 स्टॉक आपका कॉस्ट टू कॉस्ट में घूमेगा। ओवरऑल क्या होगा, आपका बास्केट पॉजिटिव में आ जाएगा। तो जब पॉजिटिव आपको दिखे कि हाँ, पूरा बास्केट 1 लाख रुपए मेरा लगाया हुआ है, वहां पे 500, 1000 कुछ भी मेरा आ रहा है, प्रॉफिट बुक कीजिए, निकल जाइए। तो उसको, उसमें स्टॉक को कैसे सिलेक्शन करना है, कैसे हम लोग उसमें एंट्री करेंगे, मेरा एग्जिट का रूल क्या रहेगा, कब हम निकल जाएंगे, ये सारा हम लोग, ये जो कोर्स जब आगे हम लोग बढ़ेंगे, इंट्राडे का जो पार्ट में हम लोग ट्रेडिंग का पार्ट में आएंगे, तो ये सारा डिटेल्स हम लोग वहां पे यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन कभी भी
यहाँ पे सिंपली एक बात है कि कभी भी जो ये एक्स्ट्रा जो बेनिफिट है जो ब्रोकर आपको दे रहा है, ये बोरो करने का जो ऑप्शन आपको देता है कि 1 लाख की जगह में आप 5 लाख का माल उठा सकते हैं, तो इसका ऐसा ना हो कि आप लोग उठा लिए और फंस गए और लॉस बुक करके निकलना पड़े। ठीक है, तो इसको अपना माइंड में रखना है कि जितना कैपिटल है उसका कभी भी 5 गुना एक स्टॉक हम लोग खरीद के नहीं बैठ जाएंगे, उसमें रिस्क बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, तो ये जनरल मार्जिन जो है, जनरल मार्जिन आपका ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है। हर ब्रोकर के पास से आप ये बेनिफिट यूज कर सकते हैं, ये जनरल मार्जिन हो गया। ठीक है, अब दूसरा और एक मार्जिन का फैसिलिटी प्रोवाइड करती है आपका ब्रोकर, यह है एमटीएफ, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। दोनों में डिफरेंस है, दोनों को एक साथ मिला मत दीजिएगा। ठीक है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज क्या है कि यहां पे जैसे जनरल मार्जिन में क्या है, वो बेनिफिट आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में ही प्रोवाइड किया जाता है, सेम डे के लिए। ठीक है, कि सेम डे आप प्रॉफिट हो लॉस हो आपको काट के निकलना है, अगर एक्स्ट्रा फंड रहा तो आप उसको डिलीवरी में लेके जा सकते हैं। लेकिन मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में यहां पे ब्रोकर आपको ये बेनिफिट देता है कि आप जो टोटल जो वैल्यू आप खरीदना चाह रहे हैं, जितना स्टॉक खरीदना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई भी स्टॉक का आप 100 शेयर आप खरीदना चाह रहे हैं, उसका वैल्यू है आपका 2,500 रुपया प्रत्येक शेयर का। ठीक है, तो टोटल वैल्यू आपका कितना हो गया, 2.5 लाख रुपया। अब 2.5 लाख रुपया आपके पास है नहीं, लेकिन ब्रोकर यहां पे बोल रहा है कि 20% मार्जिन अगर आप मेरे को दे देते हो तो मैं ये पूरा का पूरा 100 शेयर आपको ले जाने दे दूंगा। ठीक है, मतलब अगर आपके पास 50,000 रुपया है तो ब्रोकर आपको 2 लाख रुपया फंड कर देगा। ठीक है, अब यहां पे एक कंडीशन आता है। क्या कंडीशन आता है कि जैसे ही आप इसको बाय कर लिए एमटीएफ में, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में आप बाय कर लिए। अच्छा, ये भी एक माइंड में रखिएगा कि मार्केट में 8,000 प्लस स्टॉक है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स में ही ये फैसिलिटीज अवेलेबल है। हर स्टॉक में आप करने जाइएगा, हर स्टॉक में आपको मिलेगा नहीं ये फैसिलिटी। सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं उसी में आपको ये बेनिफिट आपको मिलेगा। ज्यादातर निफ्टी 500 का जो स्टॉक कैटेगरी है उसमें आपको ज्यादातर स्टॉक्स में आपको मिल जाएगा एमटीएफ का फैसिलिटी। ठीक है, तो आप जो ये खरीदे, आप अपना 50,000 रुपए का फंड दिए। ठीक है, और ब्रोकर आपको 2 लाख रुपया का फंड देके आप 100 स्टॉक 2,500 प्राइस के हिसाब से आप उठा लिए, 2.5 लाख का माल आप उठा लिए। ठीक है, अब आपका ब्रोकर आपको ये कहता है कि सेम डे मार्केट क्लोज हुआ, मार्केट क्लोज होने के बाद 5 बजे के भीतर आपके पास सीडीएसएल या एनएसडीएल, जिस ब्रोकर का जो पार्टिसिपेंट्स के पास से आपका जो डीमैट अकाउंट है वो ओपन हुआ है, वहां से आपको मेल आ जाएगा। ठीक है, मेल जब आ जाएगा तो आपको ये पूरा का पूरा 2.5 लाख का जो शेयर है ये आपको प्लेज कर देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जितना का माल आप उठाएं वो माल आप ब्रोकर के पास ही गिरवी रख दें, क्योंकि ये 2 लाख तो आपका है नहीं, तो ब्रोकर उसको पूरा अपने पास में वो गिरवी रख ले। ठीक है, और उसके अगेंस्ट में क्या होता है कि जो 2 लाख रुपए आपको जो ब्रोकर दिया है उसके अगेंस्ट में ब्रोकर क्या करता है, एक चार्जेस आपके पास, एक इंटरेस्ट आपके पास से चार्ज करता है, जो कि 10-12% से लेके आपका 18 से 24% तक भी आपका जा सकता है सालाना, जो एक्स्ट्रा फंड आप बोरो किए हैं एमटीएफ के लिए। ठीक है, तो सेकेंड हाफ में जब आप इसको प्लेज कर दिए, अब इसको क्या कहता है ब्रोकर कि आप अब इसको अप टू 3, कोई कोई ब्रोकर 90 डेज का टाइम देता है, कोई कोई ब्रोकर आपको 320 डेज, मतलब साल भर तक का भी आपको टाइम दे देता है। ठीक है, तो ये फैसिलिटी आपके पास है कि आपके पास जो अमाउंट है उसका 5 गुना आप माल उठा सकते हैं एमटीएफ के जरिए। लेकिन जो एक्स्ट्रा फंडिंग आपको दे रहा है ब्रोकर, उसके अगेंस्ट में आपको एक इंटरेस्ट पे करना होगा, और वो इंटरेस्ट पे करके आप लॉन्गर टर्म के लिए 90 डेज से लेके आप 1 साल तक आप वो स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी तभी आपको यूज करना चाहिए, तभी आप लोगों को लेना चाहिए जब आप बहुत ही ज्यादा कंफर्म है कि ये स्टॉक जो हम खरीदने वाले हैं ये आने वाला
10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के भीतर एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है, हमको 10, 15, 20% रिटर्न हमको दे सकता है। ठीक है। तभी जाके अगर आप इसमें अपना पैसा को इन्वेस्ट करते हैं और मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का बेनिफिट अगर आप लेते हैं, तो आप अपना बेनिफिट लेने के बाद जो ब्रोकर का पेमेंट है, ब्रोकर का इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह सब कुछ चार्जेस वगैरह देने के बाद आपके पास कुछ बचेगा। ठीक है। और अच्छा अगर मोमेंटम कर दिया स्टॉक तो आपको अच्छा बेनिफिट भी हो सकता है। ठीक है। तो ये मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का ये सिंपली आपका मैकेनिज्म है। इसको भी आप लोग अपना ट्रेडिंग जर्नी में आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है। किन्हीं को अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, मैसेज कर दीजिएगा या डायरेक्ट अनम्यूट करके पूछ भी सकते हैं इसके बारे में। क्लियर है ये मैटर? इसमें ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। और जब इसको एक दो बार लाइव में आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, खुद से जब प्रैक्टिकली जब एक बार इसको टेस्ट कर लीजिएगा, तो ये आप लोगों को भी इजी लगने लगेगा। वो ब्रोकर का जो आप प्लेटफॉर्म यूज कीजिएगा, उसी का जब ऑर्डर सेक्शन में आप जाते हैं, तो ऑर्डर सेक्शन में ही ब्रोकर आपको एक विंडो वहां पे प्रोवाइड कर देता है। वहां पे वो आपसे पूछता है कि क्या ये आप लेना चाहते हैं, एमटीएफ फैसिलिटी लेना चाहते हैं। ठीक है। अगर आप वहां पे यस करके एमटीएफ में अगर मार्जिन में अगर आप बाय करना चाहते हैं, तो वो बटन में क्लिक करके आप अपना जो स्टॉक है उसको एमटीएफ में जाके बाय कर सकते हैं। लेकिन इसका ख्याल रखें कि सेम डे आपको उसको सीडीएसएल या एनएसडीएल में वो आपको प्लेज कर देना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो T+5 डेज में जनरली आपका ब्रोकर आपका जो ट्रेड है वो काट के निकाल देगा। जैसे इंट्राडे में सिस्टम होता है कि सेम डे काट देता है, अगर आप बाय करके प्लेज नहीं करते हैं तो वो मैक्सिमम T+4 या T+5 डे में जाके ब्रोकर वो ट्रेड आपका काट देगा। ठीक है, अगर प्लेज नहीं करते हैं तो इसको ये छोटा छोटा चीज है, इसको अपना माइंड में रख के आप लोगों को ये फैसिलिटी सबको यूज करना है। ठीक है। ठीक है, मैसेज है। ओके। चलिए, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स का। ठीक है। तो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आज हम लोग डिटेल्सली जानते हैं। ठीक है। और ये सारा चीज क्या है कि ये सारा चीज आप लोगों का जो भी ब्रोकर का आप लोग यूज करते हैं उन लोगों के पास अवेलेबल रहता है। ठीक है। और ज्यादातर ये आपका डिस्काउंट ब्रोकर के पास आपको हो सकता है कि मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ठीक है। लेकिन जो फुल टाइम ब्रोकर्स है, फुल टाइम ब्रोकर्स जो वेल्थ मैनेजमेंट जो फर्म्स हैं, सिर्फ जो ट्रेडिंग के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, ब्रोकरिंग जो ब्रोकिंग है, ब्रोकिंग के ऊपर सिर्फ फोकस जिन लोगों का नहीं रहता, जिस ब्रोकर फर्म का, ठीक है, तो उन लोगों के पास जो फुल टाइम ब्रोकर जो रहता है उन लोगों के पास ये प्रोडक्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। जो कि जरूरी है क्या, पोर्टफोलियो बिल्डअप करने के लिए। जनरली क्या होता है कि जब माइंड में ये रहता है कि हम डिमेट अकाउंट खुलाए हैं तो सिर्फ हमको स्टॉक में ही बाय सेल करना है और फ्यूचर एंड ऑप्शन ही करना है या कमोडिटी करना है, तो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, वेल्थ बिल्ड करने का और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहते हैं, जिसमें से और एक प्रोडक्ट है आपका क्या, स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स। ठीक है। ये स्ट्रक्चर प्रोडक्ट एक टाइप का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट हैं, जो कि मल्टीपल एसेट कैटेगरी से तैयार किया जाता है। ठीक है। जैसे हम लोग अपना जो पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो पोर्टफोलियो के बारे में जब हम लोग सीखें, हम लोग जाने कि पोर्टफोलियो को हम लोग डाइवर्सिफाई करके रखेंगे। हर तरह का, हर सेक्टर का स्टॉक हमको लेके वहां पे रखना है, ताकि एक सेक्टर अगर ऊपर जाए तो दूसरा सेक्टर अगर नीचे गया, तो एक सेक्टर ऊपर गया तो हमको वहां से प्रॉफिट, मेरा बैलेंस जैसे। ठीक है। तो वो आपको मैनुअली करना पड़ता है। लेकिन स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में क्या होता है, ये प्री पैकेज आपका आता है। आप अगर ये स्ट्रक्चर प्रोडक्ट को अगर डायरेक्ट अगर खरीद लेते हैं, तो इस स्ट्रक्चर प्रोडक्ट के जरिए आप इक्विटी, बॉन्ड, डेरिवेटिव, हर चीज में आपका इन्वेस्टमेंट चल जाता है। ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में जो आप इन्वेस्टमेंट किए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो पार्ट होता है वो सिंपली क्या होता है, एक मिनिमम आपका वैल्यू रहता है। जैसे स्टॉक में कंडीशन रहता है कि आप 10 रुपए का स्टॉक भी खरीद सकते हैं
और 10,000 का भी स्टॉक खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में जाइएगा वहां पे मिनिमम एक वैल्यू आपको पे करना हो। जैसे स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में एक आपका आता है एनसीडी आता है, ठीक है। तो एनसीडी मिनिमम बहुत सारे फर्म्स है, तो वो लोग 10,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू रखते हैं। सालाना एक रिटर्न जनरेट करके देते हैं 9% से लेके 11% तक। बैंक आपको देती है 6-7%, 7.5%। तो उससे ज्यादा आपको रिटर्न आपको जनरेट करके देगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ये जो प्रोडक्ट्स है इसमें आपका इक्विटी, बॉन्ड, डेरिवेटिव ये सारे आपका इंक्लूडिंग वहां पे रहते हैं, ठीक है। और ये सारे प्रोडक्ट्स के जरिए क्या होता है कि आपका जो अमाउंट गया, आपका जो अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ, अगर आप 1 लाख रुपए का कोई एक जो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट है उसको अगर आप बाय करते हैं, तो वो 1 लाख रुपया आपका इक्विटी, बॉन्ड, डेरिवेटिव हर सेक्टर में जाके जो कंपनी का आप लिए हैं वो कंपनी डाइवर्सिफाई वहां पे कर देती है, ठीक है। जिसमें मैक्सिमम जो कंपनीज है वहां पे एक कमिटमेंट रखती है कि आपका जो कैपिटल है वो कैपिटल आपका फुल्ली तरह से प्रोटेक्टेड रहेगा। सबसे पहला ये एक मैटर रहता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का कि मेरा कैपिटल सेव रहे, उसके बाद मेरे को रिटर्न आना चाहिए, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर प्रोडक्ट का की फीचर्स में ही ये रहता है। कस्टमाइजेशन तो है ही, ठीक है। साथ ही साथ कैपिटल प्रोटेक्शन का भी आपका गारंटी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है कि कुछ भी हो जाए, मार्केट का वॉलेटिलिटी में इक्विटी मार्केट ऊपर चल गया, इक्विटी मार्केट 50% नीचे आ गया, तो आपको उसका हेडेक लेने का जरूरत नहीं है। आपका कैपिटल इन एनी कंडीशन आपका प्रोटेक्टेड रहेगा, कैपिटल आपका कभी भी माइनस में नहीं जाएगा, ठीक है। और ये डिपेंड करता है उसके बाद क्या है इसका जो रिटर्न है। बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रोडक्ट जैसे हैं, स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में जैसे आपका एक मैंने बताया एनसीडी का, वो 9 से 11, 11.5% तक आपको रिटर्न देता है सालाना, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ कंपनीज का ऐसा भी स्ट्रक्चर प्रोडक्ट है जो कि इंडेक्स के ऊपर आपका डिराइव करता है। उसका अंडरलाइंग जो एसेट है वो इंडेक्स है, ठीक है। तो इंडेक्स में जैसे निफ्टी 50 है, तो कंपनी ऐसा भी स्ट्रक्चर प्रोडक्ट है कि वो 3 साल का एक लॉकिंग पीरियड में आता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1 लाख का, ठीक है। 1 लाख का आप इन्वेस्टमेंट किए, 3 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और 3 साल में कंपनी आपको क्या ऑफर कर रही है कि इस जगह से निफ्टी, जैसे अभी 25,000 में, निफ्टी अभी 25,000 के रेंज में है, ठीक है। तो 25,000 से निफ्टी अगर नेक्स्ट 3 साल में अगर 50,000 पहुंच जाती है, 50,000 टच कर जाती है, यहां से डबल हो जाती है निफ्टी, तो आपका जो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट भी आपका दुगना हो जाएगा। मतलब 2 लाख आपको मिल जाएगा 3 साल में, 3 ईयर्स में, ठीक है। अगर 3 साल में निफ्टी यहां से 50% का गेन हुआ, 50% का गेन मतलब 25,000 से गया 37,500 तक, तो आपका भी 1 लाख रुपए का वैल्यूएशन कितना हो जाएगा, 1.5 लाख रुपया हो जाएगा। 50,000 रुपया का गेन आपको मिल गया 3 साल में, ठीक है। तो ये अच्छा है कि ऊपर जा रहा है तो हमको बेनिफिट हमको मिल रहा है। लेकिन अगर कोई कारण, अगर मार्केट अगर नीचे आ गए, क्योंकि मार्केट का कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि नेक्स्ट 3 ईयर्स में मार्केट कहां रहेगा, तो मार्केट नीचे भी जा सकती है। तो कंपनी यहां पे आपको क्या कर रही है कि अगर मार्केट यहां से 50% भी नीचे चल गई, 50% भी नीचे अगर चल जाती है, तो आपका सबसे पहला चीज क्या है, आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा कि कैपिटल आपका कभी भी माइनस में नहीं जाएगा। उल्टा अगर नेगेटिव जाता है तो आपको एक्यूमुलेट बेसिस में 22, मतलब 22, 22.5% तक का रिटर्न आपको 3 साल में आपको जनरेट करके दे दे, ठीक है। मतलब 1 लाख में 22,000, 22,500 रुपये आपको मिल गई। अगर मार्केट नीचे चल गया, निफ्टी 25,000 से चल गया 12,500, तो आपको ये बेनिफिट, आपको गारंटेड तौर पे ये बेनिफिट आपको दे रही। तो सिंपली है यहाँ पे कि हमको मार्केट का झमेला हमको अगर पसंद नहीं है, उतना मार्केट वोलाटिलिटी अगर हम सहन नहीं कर पाते हैं, या बहुत सारे ऐसे भी पर्सन हैं जो रिटायरमेंट पर्सन है, उन लोगों को रिस्क लेने का कैपेसिटी नहीं है ज्यादा, तो उन लोगों के लिए क्या है, ये जो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स हैं, ये स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स में वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये सिंपली क्या होता है, आपका जो डिमेट अकाउंट है, आपका डिमेट अकाउंट के जरिए से ही आप यहाँ पे जैसे स्टॉक बाय सेल करते हैं,
वैसे ही यहाँ पे बाय आपका होगा, आपका डीमेट में ही वो शो होगा, और जब चाहिएगा आप अपना डीमेट से ही उसको सेल आउट कर दे पाइए। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर प्रोडक्ट का एक मेन फंडामेंटल पार्ट होता है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे की फीचर्स जो है, की फीचर्स यहाँ पे दिया हुआ है, अभी तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारा चीज माइंड में रहेगा, बहुत सारा चीज माइंड से आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो भी यूट्यूब में चल जाएगा, आप लोग इसको रिपीटेड वे में देख भी पाइएगा। और जब ये जो पार्ट हम लोग का टर्मिनोलॉजी का पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो ये जो पीपीटी जो है, ये पीपीटी भी मैं आप लोगों को पीडीएफ बना के ग्रुप में मैं डाल दूंगा, कि ताकि आप लोग इसको पार्ट बाय पार्ट एक बार करके आप लोग पढ़ सकें और देख सकें। अभी हो सकता है कि पढ़ते पढ़ते कुछ क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम जब घर में आराम से शांत दिमाग से जब देखिएगा, पढ़िएगा, बैठिएगा, तो क्वेश्चन कुछ आएगा, तो उसको हम लोग फिर डाउट जो रहेगा वो डाउट को भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर प्रोडक्ट का बिहेवियर होता है। और जितने भी ब्रोकर हैं, आप जो भी ब्रोकर यूज कीजिएगा, उनके मैक्सिमम ब्रोकर हाउस में ये प्रोडक्ट भी आप अपना ले सकते हैं। और ये आप जब जिस भी ब्रोकर हाउस में आप अपना डीमैट जब ओपन कीजिएगा, तो आपको वहां पे या तो आपका जो एपी मतलब ऑथोराइज्ड पार्टनर जो होते हैं उनका कांटेक्ट नंबर आपके पास रहेगा, या कंपनी का कांटेक्ट नंबर आपके पास रहेगा। तो आपको खुद से आगे बढ़ के ये पूछना चाहिए, आप लोगों को भी पूछना चाहिए कि सर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स में और क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपका मान लीजिए कैपिटल साइज अगर 10 लाख का कैपिटल है, तो 10 लाख का पूरा आपको स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। 10 लाख में 10 लाख का पूरा का स्टॉक आपको नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपका एज 40 या 45 से ऊपर अगर आप चल गए हैं, तो अगर 20-25 एज है तो अलग है, आप 100% इक्विटी में आप जा सकते हैं। लेकिन 40-45 के ऊपर अगर आपका है, तो आपको डाइवर्सिफाई करना, इक्विटी में भी डालना है, और 20-30% का जो एक जो पोर्शन रहेगा आपका कैपिटल का, उसको आपको स्ट्रक्चर प्रोडक्ट, ईटीएफ, इसमें भी आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो आप अपना ब्रोकर के पास से ये डिटेल्स ले सकते हैं कि स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स में क्या क्या है। लेकिन जब स्ट्रक्चर प्रोडक्ट कीजिएगा, तो कोशिश ये रखना है कि जो फुल टाइम ब्रोकर्स हैं उनके थ्रू से ही आप जाएं। ठीक है, फुल टाइम ब्रोकर्स में क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, इन लोगों का फिजिकल प्रेजेंस आपको मिलेगा, आपका लोकल एरिया से लेके आपका जो जोन एरिया जो है, ठीक है, सेंट्रल एरिया, तो हर जगह में इन लोगों का ब्रांचेस आपको मिलेगा। ठीक है, ऑफिस आप लोगों को मिल जाएगा। और डिस्काउंट ब्रोकर्स में क्या होता है कि आपको ऑफिस कहीं पे मिलेगा नहीं, आपको कॉल के ऊपर ही डिपेंड होके हमेशा रहना पड़ेगा। कुछ अगर प्रॉब्लम हो गया, कुछ अगर इमरजेंसी हो गया, तो आप बात करने के लिए आपके पास कोई उस तरह का क्लोज में आपका कोई रहेगा नहीं। तो इस तरह का प्रोडक्ट हमेशा कीजिए, तो जो फुल टाइम ब्रोकर हाउस है उन लोगों के पास से ही करना आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, हर किसी के लिए बेटर रहेगा। ये मेरा मानना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, दूसरे का कुछ अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट भी अपना रखिए। और ये तो मैंने आप लोगों को इंडेक्स के ऊपर से बताया, गोल्ड के ऊपर भी स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स हैं। एक होता है फिजिकल गोल्ड, कि हम मार्केट गए, दुकान से गोल्ड खरीद के लेके आए, अपना घर में हम रख रहे हैं। ठीक है, तो एक लिमिट तक ही घर में हम लोग गोल्ड हम लोग रख सकते हैं, कि चलिए 50,000, 1 लाख, 2 लाख का गोल्ड है, जो पहनने लायक जितना वो हम लेके रख दिए। ठीक है, लेकिन अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर कोई करना चाहे, कि हम 10 लाख, 20 लाख का गोल्ड हम इन्वेस्ट करना चाहें, ठीक है, तो उतना का फिजिकल गोल्ड लेके घर में रखना आपका बहुत रिस्की होता है आज के डेट में। ठीक है, छोटा गोल्ड भी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख भी रखना घर में रिस्की है। तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक में लॉकर ले लेते हैं। जो बैंक में मेरा अकाउंट है वहां पे जाकर हम लोग लॉकर ले लेते हैं, लॉकर में अपना गोल्ड को रखते हैं। उसके एवज में क्या देते हैं, मंथली हम लोग एक उसको मंथली या ईयरली बेसिस में एक चार्जेस देते हैं, एक फीस हमको पे करना पड़ता है। वो 2,000, 5,000, 10,000 कुछ भी हो सकता है। मतलब मेरा सामान रख रहे हैं, हमको चार्ज भी उसके अगेंस्ट में हमको दे रहा है, देना पड़ रहा है। ठीक है, तो उससे बेटर क्या होता है कि हम फिजिकल गोल्ड में ना जाके हम डिजिटल गोल्ड में हम इन्वेस्ट कर दिए। मेरा ना लॉकर का जरूरत है, ना मेरा चोरी का भय है। किसके जरिए से कर सकते हैं, अपना डिमेट अकाउंट के जरिए से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो गोल्ड के ऊपर भी आप डायरेक्ट जो गोल्ड बीज है उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
और स्ट्रक्चर प्रोडक्ट के जरिए से भी आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें किस तरह का प्रोडक्ट रहता है, इसमें भी कैपिटल प्रोटेक्शन होता है, ठीक है, कि मिनिमम कुछ भी हो जाए आपका कैपिटल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और उसके ऊपर में कंपनियां यहाँ पे आपको कमिट करती है कि गोल्ड अगर नेक्स्ट 3 इयर्स में या 3.5 साल में गोल्ड अगर 10% बढ़ेगा तो आपको हम 50% का रिटर्न देंगे, ठीक है। गोल्ड अगर 10% बढ़ जाता है तो आपको हम 50% का रिटर्न देंगे। मतलब अभी गोल्ड अगर पकड़ के चलते हैं कि 1 लाख रुपया वैल्यूएशन है, नेक्स्ट 3 साल में गोल्ड अगर 1,10,000 जाता है तो आपको रिटर्न कितना मिलेगा, 1.5 लाख रुपया, 40,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। और अगर नीचे गिर जाता है गोल्ड तो कैपिटल आपका प्रोटेक्टेड है, ठीक है। कैपिटल में आपका 1 रुपया भी माइनस नहीं होगा, कैपिटल पूरा का पूरा आपका सिक्योर रहेगा। तो जब भी इस तरह का इन्वेस्टमेंट करना है स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में, तो इंडेक्स के ऊपर है, बॉन्ड के ऊपर है, ठीक है, इक्विटीज के ऊपर है, गोल्ड के ऊपर है, तो 5 लाख रुपया है तो 5 तरह के स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके हम डाल दें। मतलब स्ट्रक्चर प्रोडक्ट भी किया, उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन हमको कर देना है, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी एक मेरा निगेटिव रिटर्न दे तो बाकी जो पार्ट है वो मेरा पॉजिटिव रिटर्न देगा, मेरा पोर्टफोलियो को बैलेंस कर, ठीक है। ये बड़े बड़े जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनको हम लोग अपना आइडॉल मानते हैं, ठीक है, तो वो लोग दिखाते हैं सिर्फ क्या, कि हम स्टॉक में या फ्यूचर एंड ऑप्शन में हम ट्रेड करके हम पैसा बनाते हैं, वही करते हैं। उस बात में मत रहिए, वो लोग हर इंस्ट्रूमेंट में अपना पैसा को इन्वेस्ट करके रखते हैं। आप स्ट्रक्चर प्रोडक्ट बोलिए, इक्विटी बोलिए, ईटीएफ बोलिए, हर इंस्ट्रूमेंट में उन लोगों का पैसा इन्वेस्टेड है। दिखाता है एक चीज के ऊपर, क्योंकि रिटर्न किसमें ज्यादा मिलता है, स्टॉक्स में, एफएनओ में रिटर्न बहुत हाई रिटर्न दिखता है, ठीक है। हाई रिटर्न के चक्कर में क्या होता है, लॉस भी करते हैं बहुत परसेंट। तो जब भी अपना पोर्टफोलियो स्टॉक मार्केट में बनाएं तो हमेशा डाइवर्सिफिकेशन में जाएं, और स्ट्रक्चर प्रोडक्ट को भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, इसमें भी थोड़ा थोड़ा करके अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहिए, जो कि फ्यूचर में आपको एसेट क्रिएट करके यही देंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर प्रोडक्ट का एक ओवरव्यू है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा जब आप लोग ऑनलाइन भी सर्च कीजिएगा तो और भी बहुत सारा चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। अब इसी का एग्जांपल है, जैसे स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में जैसे जैसे मैंने आप लोगों को बताया, एक तरह का आपका स्ट्रक्चर प्रोडक्ट होता है कैपिटल प्रोडक्शन नोट, ठीक है। इसमें क्या होता है, 90% इन्वेस्ट होता है बॉन्ड में, और 10% आपका इन्वेस्ट होता है किसमें, डेरिवेटिव, ठीक है। कैपिटल प्रोडक्शन नोट जो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट होता है, तो 90% जो इन्वेस्ट किया बॉन्ड में, तो बॉन्ड क्या, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जितने होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में क्या होता है कि आपका फिक्स्ड एक रिटर्न आपको वो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। गवर्नमेंट बॉन्ड में आप 1 लाख रुपया दिए कंपनी को, जस्ट एज्यूम आप जो अपना ब्रोकर या ब्रोकर जिस कंपनी का स्ट्रक्चर प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो आप उस कंपनी को पे किए अपना चेक के जरिए से या ऑनलाइन के जरिए से, 1 लाख रुपया जो आप दिए, तो डायरेक्ट वो क्या करेगा, 1 लाख का 90,000 डायरेक्ट गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लेगा, जहां पे कि उसको फिक्स रिटर्न उसको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। वो रिटर्न आपका 8%, 10%, 12% कुछ भी एक हो सकता है, ठीक है। वो 3 साल के लिए वो रिटर्न उसको मिल रहा है। और 10% क्या करेगा, इक्विटी डेरिवेटिव में वो इन्वेस्ट कर देता है। जैसे कल हम लोग का एक टॉपिक हुआ था कि एफएनओ, फ्यूचर ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन में, ऑप्शन में कैसे ट्रेड करें। तो क्या आप लोगों को मालूम है कि ऑप्शन में लॉन्ग टर्म ऑप्शन भी होता है। हम लोग तो वीकली और मंथली करते हैं, कभी ईयरली ऑप्शन के बारे में सुने हैं, ईयरली ऑप्शन भी अवेलेबल है, ठीक है। जनरली 1 साल तो होता ही होता है, 2 साल 3 साल दूर का भी आप ऑप्शन खरीद के रख सकते हैं, इसको लॉन्ग टर्म ऑप्शन बोलते हैं। उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग आप कर सकते हैं लो रिस्क के साथ, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये कैपिटल प्रोडक्शन नोट में 90% आपका बॉन्ड में गया और 10% आपका क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म ऑप्शन खरीद के रख दिए। मतलब आज चल रहा 2025 या 2026 में, 2026 का निफ्टी का आपका 26,000 या 27,000 का कॉल खरीद के रख दिया, ठीक है। तो चांसेस क्या रहते हैं कि 1 साल में
एक 1.5 साल 2 साल के भीतर निफ्टी 25,000 से 26-27 हजार रुपया तक आराम से जा सकता है। अगर गया तो ये इक्विटी डेरिवेटिव जो है इसमें हमको प्रॉफिट दे देगा, और 90% जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ बॉन्ड में वो भी हमको प्रॉफिट दे रहा है। और कोई कारणवश अगर निफ्टी नहीं गया तो मेरा लॉस कितने का होगा? 10%, 10,000 का ही मेरा लॉस होगा। 10,000 का अगर लॉस होता है, फिर भी 90% जो हम बॉन्ड में इन्वेस्ट किए हैं, तो बॉन्ड से हमको 3 साल में अगर 10%, 10%, 10% करके ही मिला, तो ऑलमोस्ट 30% का मेरे पास यहाँ पे गेन आ जाता है। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो मेरा जो है, ये कैपिटल प्रोटेक्शन नोट जो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट है, मेरा कैपिटल भी सिक्योर रह रहा है और रिटर्न भी मेरा सिक्योर होगा। ठीक है। ये किन लोगों के लिए होता है कैपिटल प्रोटेक्शन नोट? ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स जो कि मार्केट एक्सपोजर के साथ साथ सेफ्टी भी चाहते हैं, उन लोगों के लिए होता है। ठीक है। उसके बाद एग्जांपल 2 में देखिएगा, रेंज एक्रूअल प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है। ये इंटरेस्ट रेट जो आपका एसेट्स क्लासेस जो हैं उसमें, और इंडेक्स रेंज का जो है, इंडेक्स रेंज का एसेट क्लास में इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है। जिसमें कि एक प्री डिफाइंड रेंज बनाया जाता है। आप ऑप्शन या फ्यूचर्स में जब आप काम करते हैं तो उसमें इंडेक्स में जनरली काम होता है या स्टॉक्स में काम होता है, तो वहां पे स्ट्रैटेजी बना के, जिसको हेज भी कहा जाता है, आप रेंज बना सकते हैं। जैसे निफ्टी अभी चल रहा है 25,000 में, आपको ये मालूम नहीं है कि निफ्टी कल दिन 26,000 जाएगा, ना कल दिन निफ्टी गिर के 24,000 आ जाए। आपको मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं। ठीक है। तो यहां पे क्या कर सकते हैं हम? 26,000 और 24,000 का एक रेंज बना दें कि तुम ये दोनों जोन के भीतर, मतलब यहां से 1,000 पॉइंट ऊपर और 1,000 पॉइंट नीचे, इस रेंज में जब तक रहोगे मुझे प्रॉफिट देते जाओ। ठीक है। तो रेंज एक्चुअल प्रोडक्ट्स क्या होता है? न्यूट्रल व्यू जिनका मार्केट में है, उसमें यह इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। एक बड़ा रेंज बना के आप जो कैपिटल आप स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में दिए हैं, वो कैपिटल रेंज बना के उसमें आपका इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिसमें मैक्सिमम टाइम वहां पे बेनिफिट ही आता है। क्योंकि मार्केट, मतलब महीना का अगर 20-22 दिन ट्रेडिंग सेशन होता है, तो 15 से 16 दिन मार्केट रेंज में रहता है। 5 से 6 दिन ही मार्केट में एक ट्रेंड वाइज मोमेंटम होता है। तो विनिंग का चांस रेंज ट्रेडिंग में ज्यादा रहता है। ठीक है। और उसके बाद और एक आपका स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में जो होता है, इक्विटी लिंक्ड नोट्स होते हैं। ठीक है। ये भी आपका डिपेंड्स होता है परफॉर्मेंस आपका स्टॉक का या इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस होता है उसके ऊपर में ये डिपेंड करता है। ठीक है। जिसमें कि फिक्स्ड इंटरेस्ट प्लस पोटेंशियल इक्विटी अपसाइड का जो बेनिफिट है, वो बेनिफिट भी आपको मिलता है, जो कि मैंने कुछ देर पहले आपको आप लोगों को मैंने बताया। इक्विटी लिंक नोट वही होता है कि निफ्टी अगर डबल हो गया तो आपको डबल मिल जाएगा, अगर नीचे आ गया तो कैपिटल प्रोटेक्शन, और मिनिमम एक जो रिटर्न है वो रिटर्न आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह के विभिन्न तरह के आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है स्ट्रक्चर प्रोडक्ट सेगमेंट में। इसको भी आप लोगों को और एनालाइज करना है, और जो ज्ञान है ज्ञान को और बढ़ाना है। मार्केट इतना बड़ा समंदर है, जितना डुबकी लगाइएगा उतना लगेगा कि हमको कुछ नहीं पता है। हमको आज के डेट में हमको भी लगता है कि हम 0.1% भी हमको मालूम नहीं है मार्केट के बारे में। ठीक है। मार्केट इतना बड़ा जगह, इतना कुछ है यहाँ पे जानने का और सीखने का। हमको भी 100% हमको, हम क्या, कोई भी ये नहीं कर सकता है कि 100% हमको पता चल गया मार्केट का। कोई नहीं कर सकता। बड़ा से बड़ा इन्वेस्टर बोलिए, एफआईआई बोलिए, डीआई बोलिए, कुछ भी बोलिए। ठीक है। कोई भी ले लीजिए, सीखते यहाँ पे जाना होगा कंटिन्यूअस बेसिस। ठीक है। और यही बात है स्ट्रक्चर प्रोडक्ट का, जो हम लोग अभी तक डिस्कस किए हैं वही यहाँ पे आपका ओवरऑल एक समरी में दिया हुआ है। तो इसको फिर से और रिपीट हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ये आप लोगों को हम सेंड भी कर देंगे, तो एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद चलिए और एक मजेदार जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है जो कि सबको पसंद हो? बुल मार्केट। मार्केट का जो कंडीशन होता है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, ठीक है, वो मेनली 2 टाइप के हैं, और एक टाइप और होता है। ठीक है। तो 3 टाइप हम लोग कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट क्या होता है? बुल मार्केट। सेकेंड पार्ट होता है बियर मार्केट,
और एक थर्ड पार्ट होता है, वो होता है आपका साइड वेज मार्केट, ठीक है, रेंज बाउंड मार्केट, ठीक है। तो मेनली हर किसी का पसंदीदा जो दौर होता है, सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला जो दौर है, वो दौर कौन सा है? बुल मार्केट का दौर, ठीक है। तो ये बुल मार्केट, ये जो मार्केट में आप लोग जब अपना एंट्री कर रहे हैं, मार्केट में रहिएगा, तो आप लोगों को ये कंटिन्यूअस बेसिस में ये स्ट्रक्चर आप लोगों के साथ मतलब फेस टू फेस होते रहेंगे कि अभी बुल मार्केट चल रहा है या बियर मार्केट चल रहा है, बुल मार्केट में क्या करना है, बियर मार्केट में क्या करना है, साइडवेज मार्केट चल रहा है तो वहां पे मेरा डिसीजन कैसा बनेगा, ठीक है। ये सारा चीज आप लोगों को फेस टू फेस आप लोगों को कंटिन्यूअस बेसिस में होते रहना है। तो बुल मार्केट में किस तरह का सिनेरियो होता है, किस सिनेरियो को हम लोग ये कह सकते हैं कि ये बुल मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो सिंपली है कि एक बुल मार्केट में ये जो फाइनेंशियल मार्केट का जो कंडीशन जो रहता है, उसमें क्या होता है, स्टॉक्स जितने होते हैं, मतलब मैक्सिमम जो स्टॉक्स होते हैं, मैक्सिमम स्टॉक्स, उसके बाद इंडाइसेस जितने हैं, जैसे मेन हम लोग का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30, और इसके अलावे भी जो सेक्टोरियल इंडेक्सेस हैं, ठीक है, और अदर जो एसेट क्लासेस जो है, वो एक राइजिंग फ्लो में, ऊपर चढ़ने के फ्लो में रहता है, ठीक है। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि प्राइस यहां पे और ऊपर ही जाएगा। उसमें छोटा छोटा एक करेक्शन होता है कि प्राइस 100 से 140 तक गया, फिर 140 से वो आएगा 120, 25, 30 तक आएगा, एक बार नीचे करेक्शन होगा, फिर वो 140 को तोड़ के 160, 170 तक जाएगा, ठीक है। तो इस जो दौर होता है, यहां पे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है, इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलता है, और पॉजिटिव मार्केट सेंटीमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें हर तरफ आपको खुशहाली ही खुशहाली नजर आएगा, अच्छा अच्छा खबर आपको सुनने को मिलेगा, अच्छा अच्छा न्यूज आपके पास आते रहेगा, ठीक है। जिसमें से मेनली आपका यहाँ पे की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एक बुल मार्केट का, यहाँ पे फर्स्ट क्या है, राइजिंग स्टॉक प्राइसेस। जो मेजर जो स्टॉक इंडाइसेस है, निफ्टी सेंसेक्स और स्टॉक्स जितने हैं, ठीक है, उन लोगों का ट्रेंड क्या होगा, ऊपर की ओर जाने का, प्राइस ऊपर की ओर भागना शुरू करता है, कंटिन्यूअस बेसिस में ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या रहता है, हाई इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, ठीक है। यहां पे ज्यादा से ज्यादा पीपल, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक, ठीक है, यहां पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता है, एक ऑप्टिमिज्म रहता है, मतलब एक पॉजिटिवनेस मार्केट में है, ठीक है। सबको ये एक थिंक रहता है कि हम अभी जो खरीदेंगे वही सोना होगा, जिसमें हाथ लगाएंगे उसमें 1 लाख रुपया डालेंगे तो हमको 2 4 दिन, 2 4 महीना में 1 लाख रुपया मेरा हो सकता है, 1.5 लाख, 2 लाख मेरा कर दे, 1,20,000 कर दे, ठीक है। तो एक पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म एक रहता है। साथ ही साथ एक होता है क्या, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जीडीपी का जो ग्रोथ है, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ भी देखिएगा, वहां पे हाई जीडीपी ग्रोथ कंट्री का आपको देखने को शो होगा, ठीक है। उसके बाद लो एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी आपका डाउन लेवल, बेरोजगारी लो की ओर जाना शुरू करेगा, रोजगार बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स आपको देखने को मिलेंगे किनके, कंपनीज के, जो कि अर्निंग के बारे में जब हम लोग बातचीत किए थे उसमें हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो इस दौर में क्या होगा, कंपनियों का जो अर्निंग जो रिपोर्ट आएगा वो भी बहुत ही अच्छा आएगा, कंपनियां प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट करेगी। प्रीवियस क्वार्टर में जो प्रॉफिट किया, अगर 10 करोड़ किया, तो इस क्वार्टर में उन लोगों का प्रॉफिट हो रहा है 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, ठीक है। तो ये सब मार्केट में मूवमेंट होगा, मार्केट में ये सब न्यूज आपका तैरना शुरू करता है, जीडीपी ग्रोथ का, लो एम्प्लॉयमेंट का, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स का कंपनियों का, ठीक है। ये आपको मतलब देखने सुनने को हर जगह पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और एक आपका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे क्या होता है, ज्यादातर आपका आईपीओ लॉन्च होता है, बुल मार्केट में ज्यादातर आईपीओ लॉन्च होता है, ठीक है। तो जब ये देखिएगा कि मार्केट में आईपीओ बहुत ज्यादा आ रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कंपनियां हैं अपना फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग कराने के लिए आ रही हैं, ठीक है। तो वो लोग भी क्या चाहते हैं कि मार्केट का जो पॉजिटिव सेंटीमेंट है
उसको कैपिटलाइज कर। ठीक है, वो अपना स्टॉक प्राइस हो सकता है कि जब लिस्ट हो रहा है 100 रुपया में लिस्टिंग करने के लिए लेके आया है, लेकिन पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट अगर रहता है, बुल मार्केट अगर रहता है, तो 100 रुपया से उसको 200-400 रुपया जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो उस कंपनी का भी क्या होता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो बहुत ही क्विक, आपका डबल, 3 गुना, 4 गुना हो जाता है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल भी आप लोग देख पाइएगा, थोड़ा सा खुद से रिसर्च कीजिएगा तो आप लोगों को पता भी चल जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूं, एक आपका आया था पारस डिफेंस करके, बुल मार्केट चल रहा था कोरोना के बाद। ठीक है, 170 या 180 के दरमियान में उसका लिस्टिंग प्राइस था। नेक्स्ट शायद 1 महीना या 3 महीने के भीतर 1100-1200 का वो जर्नी तय कर लिया, मतलब ऑलमोस्ट आपका 5 से 7 गुना हो गया। ये बुल मार्केट का नेचर है, और यहां पे ज्यादातर कंपनियां अपना आईपीओ को लॉन्च करना चाहती है, इसको कैपिटलाइज्ड करना चाहती है। ठीक है, और हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ट्रेडर, इन्वेस्टर, सबका माइंडसेट पॉजिटिव रहता है। मार्केट जब ऊपर की ओर भागना शुरू करता है तो मैक्सिमम पर्सन क्या करता है, उसका इधर उधर कहीं से भी पैसा रहता है, वो पैसा लाके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, हाई वॉल्यूम क्रिएट होता है। और रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मार्केट को ऊपर कौन लेके जा रहा है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है, एफआईआई, डीआईआई, वही ऊपर लेके जाते हैं, हम लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं। ठीक है, तो इन लोगों का भी पार्टिसिपेशन, जब मार्केट ऊपर होना शुरू होता है तो पार्टिसिपेशन भी सबका बढ़ जाता है, रिटेल का और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेंगे बुल मार्केट का जो फेज आता है, बुल मार्केट का फेज में। ठीक है, इसका अगर आप एक सिंपल एग्जांपल अगर आप देखिएगा, तो ये हम लोगों का एग्जांपल देख सकते हैं अप्रैल 2020 से दिसंबर 2021 तक, ये 1.5 साल का जो फेज था, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग बुल रन था। और यही बुल रन में आप लोग थोड़ा सा खुद से ये रिसर्च कीजिएगा कि कितने सारे आईपीओ आए, बहुत सारे आईपीओ इस दरमियान में लॉन्च हुए। ठीक है, इस टाइम में क्या हुआ था, मार्च महीना में आपका कोविड का क्रैश हुआ था मार्केट का। कोविड क्रैश हुआ था, मार्केट 12,000 से गिर के कहां पे आ गया था, 7,000 में निफ्टी, मतलब ऑलमोस्ट 35 से 40% का आपका करेक्शन हो चुका था। जो स्टॉक सब है, मैक्सिमम स्टॉक्स जो है वो 50%, 60% आपका डाउन हो चुका था। और वहां से रिकवरी शुरू हुआ और बुल वहां पे एंटर की। ठीक है, बुल जब वहां पे एंटर किए तो वहां से खींच के 7,800 से खींच के उसको लेके कहां लेके गया, 18,000 तक लेके गया निफ्टी को, 2021 का एंड में। मतलब 2.5 गुना कर दिया इंडेक्स को। और स्टॉक सब भी इस दरमियान में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हुए हैं जो कि 2 गुना से लेके 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना भी हो चुका था। ठीक है, तो इस टाइम में क्या हुआ था, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हुआ था, ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स जितने हैं सबको ही यहां पे आपका इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था। वहां पे जनरल पब्लिक जो है उन लोगों को डर लग रहा था अप्रैल के टाइम में, क्योंकि कोविड का जस्ट उस टाइम में खत्म होके फिर धीरे धीरे मार्केट नॉर्मलाइज होने का दौर शुरू हो रहा था। वहां से शुरू हुआ था बाइंग, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है वहां पे बाय करना शुरू किए थे। क्यों, क्योंकि अच्छा चीज मिल रहा था चीप रेट में। ठीक है, उसके बाद क्या देखा गया, रैपिड इकोनॉमी का रिकवरी वहां पे पोस्ट कोविड जो हुआ। ठीक है, इकोनॉमी का वहां पे रिकवरी भी हुआ। इंडिया में अगर देखिएगा तो मेक इन इंडिया शुरू हुआ, बहुत सारा चीज, आईटी सेक्टर में आपका बूम हुआ। ठीक है, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम वगैरह वगैरह, तो बहुत सारा चीज में इकोनॉमी का भी बहुत क्विक वहां पे रिकवरी देखने को मिला, जो कि पॉजिटिव सेंटीमेंट हो गया मार्केट के लिए। ठीक है, और रिटेल पार्टिसिपेशन भी यहां पे बढ़ गए, क्योंकि जितने भी स्टॉक्स यहां पे उस वक्त थे, ज्यादातर स्टॉक्स आपका क्या हो, लोअर लेवल पे आपका आ गया, सस्ता हो गया। तो जब सस्ता हो गया तो बहुत सारे जो ऊपर रेंज में खरीद नहीं पा रहे थे, तो लोग लोअर रेंज में आके उसको खरीदना भी शुरू किए। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है बुल मार्केट का। ठीक है, और यहां पे इन्वेस्टर का स्ट्रैटेजी क्या होता है, वो एकदम नीचे लेफ्ट में आप देख सकते हैं, इन्वेस्टर स्ट्रैटेजी इन बुल मार्केट, बाय एंड होल्ड। लॉन्ग टर्म का जो
इन्वेस्टिंग टू बेनिफिट फ्रॉम राइजिंग प्राइसेस। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का जो थिंकिंग रखते हैं वो बाय करके होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसा नहीं कि 2%, 5%, 10% के लिए हम एंट्री वहां पे कर रहे हैं। एक बात जान के रखिएगा, जो इंस्टीट्यूशन जब एंट्री करता है, इंस्टीट्यूशन एफआईआई या डीआईआई जब कोई स्टॉक में एंट्री करता है, तो वो 2-5%, 10% के लिए वो एंट्री नहीं करता। वो बड़ा गेन के लिए एंट्री करता है, कम से कम 30%, 40%, 50% या डबल। ठीक है। जो इंस्टीट्यूशन है वो छोटा पैसा लगाता भी नहीं है, 1 लाख 2 लाख पैसा नहीं लगाता है। कोई भी स्टॉक में जो एंट्री करता है तो 1000 करोड़ से उसका स्टार्ट होता है। तो वो छोटा गेन लेके निकलने का वो कोशिश कभी नहीं करता। तो हम लोग आने वाले समय में वो चीज आइडेंटिफाई हम लोग भी करेंगे कि किसमें इंस्टीट्यूशन एंट्री मारा है। वो एंट्री मारा तो हम लोग भी एंट्री मारेंगे। ठीक है, वो भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है। प्लस बुल मार्केट में स्ट्रेटेजी क्या रहता है, ग्रोथ स्टॉक्स में पैसा ज्यादातर इन्वेस्टिंग होता है। ठीक है। जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं जिसमें अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ठीक है, उन लोगों में आपका पैसा ज्यादातर इन्वेस्टिंग किया जाता है। और ग्रोथ स्टॉक जनरली आपको मिलेंगे किसमें, मिड कैप में और स्मॉल कैप में। तो जब बियर मार्केट के बाद बुल मार्केट का जो फेज शुरू होता है, अगर उस टाइम आप अच्छा क्वालिटी का अगर ग्रोथ स्टॉक मिड कैप या स्मॉल कैप में अगर चूज करके ले सकें, तो वो आपको 1.5 साल, 2 साल, 1 साल के भीतर आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो उसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे आने वाले समय में। ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होता है, बुल मार्केट का जो स्ट्रेटजी होता है, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ्स पार्टिसिपेट इन ब्रॉडर इंडेक्स ग्रोथ। यहाँ पे चूंकि जो एसआईपी का इनफ्लो जो होता है, ईटीएफ में भी बहुत सारे पर्सन, चूंकि इंडेक्स भी राइजिंग मोड में रहता है, तो ईटीएफ जो होते हैं, ईटीएफ में भी इन्वेस्टमेंट आता है। म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूअस बेसिस में वहां पे करते हैं। तो ये एक मतलब स्ट्रैटेजी रहता है बुल मार्केट का कि मतलब जितने भी एसेट क्लास हैं, ग्रोथ स्टॉक्स हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बाय एंड होल्ड करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट वहां से ले सकें। ठीक है। और बुल मार्केट में आपको कुछ कॉजन भी आपको रखना है, कुछ चेतावनी भी है। ठीक है, कि नॉट ऑल स्टॉक्स राइज इक्वली। हर स्टॉक मतलब एक तरह से ही मूवमेंट करेंगे कि टाटा मोटर्स दोगुना हो गया तो टाटा पावर भी दोगुना होना चाहिए, ये कभी भी अपना माइंड में नहीं रखना। ठीक है। एनालाइज उस हिसाब से करना है कि हर कोई आपका मल्टीबैगर नहीं बन सकता। ठीक है। सेकंड क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस कैन लीड टू रिस्की डिसीजन। जब बुल मार्केट होता है तो हर किसी के भीतर एक मतलब मार्केट को लेके जो एक धारणा होता है कि मार्केट तो गिर ही नहीं सकता, मार्केट जिस तरह से चल रहा है मार्केट गिर ही नहीं सकता, ये थिंकिंग हो जाता है। और उस ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है कि 1 2 4 स्टॉक्स में पूरा का पूरा जो अपना कैपिटल है, पूरा का पूरा कैपिटल हम लोग इन्फ्यूज कर देते हैं। तो कभी भी वो ओवर कॉन्फिडेंस अपना दिलो दिमाग में नहीं लाना है अगर आपको मार्केट से पैसा कमाना या बनाना है। ठीक है। और एक चीज माइंड में रखना है कि बुल मार्केट हमेशा के लिए कभी भी नहीं रहेगा। बुल फेज के बाद बियर फेज आता है, बियर फेज के बाद फिर से बुल फेज आता है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी थे, बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जब निफ्टी ये रिसेंट जो हाई बना है 2024 का अक्टूबर में, 2024, हाँ 2024 का अक्टूबर में बनाया, लगभग लगभग 26,200 के करीब हाई बना है। ठीक है। तो जिस तरह से निफ्टी ऊपर की ओर जा रहा था, कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि निफ्टी वहां से गिरेगा। ठीक है। कोई मानने को तैयार नहीं था उस वक्त। अगर हम अगर किसी को बोल दें कि अरे अभी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, मार्केट गिर सकता है, तो मुझे वहां पे हंस के उड़ा दिया जा रहा। आप भी कभी ट्राई करके देखिएगा, आपका भी हंसी उड़ाया जाएगा। यार मार्केट ऊपर जा रहा है, इतना ऊपर, जिसमें पैसा लगा रहा है, जिसमें हाथ लगा रहे हैं वही हमको छप्पर फाड़ के दे रहा है, और तुम बोल रहा मार्केट गिर जाएगा, पागल कहीं का। ठीक है। ये सुनने को मिलेगा।
लेकिन जितना टॉप में मार्केट है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि वहां पे जाके वो हमेशा रुक नहीं सकता है। ठीक है, उसको आना ही होगा एक बार नीचे, नीचे उसको आना ही है। और 2024 अक्टूबर के बाद से जो मार्केट गिरना शुरू हुआ, निफ्टी 26,200 से आया कहां तक, 21,000 तक आया। लगभग 4-4.5 हजार पॉइंट का आपका फॉल हुआ, लगभग लगभग। ठीक है, 17-20% का एक फॉल आया। ठीक है, और ये जो डाउन हुआ, तो स्टॉक सब क्या हुआ, जितने भी स्टॉक्स हैं वो स्टॉक सब भी आपका कोई 30%, कोई 40%, कोई 50% आपका डाउन हो गए, 60% तक डाउन हो। तो उस वक्त मैंने भी, मेरे जितने भी परिचित हैं उनको मैंने बोला कि अभी अगर पैसा है आपके पास, वो पैसा अभी डालिए मार्केट में, अभी है टाइम मार्केट में इन्वेस्ट करने। लेकिन उस वक्त हावी कौन हो रहता है, डर। वहां पे कोई ये मानने को तैयार नहीं हुआ कि मार्केट यहां से फिर घूम सकता है। 8 महीने में मार्केट गिरा 17%, और अप्रैल 7 तारीख के बाद से मार्केट वहां से रिवर्स करके आज मई जून एंट्री किया है। 1.5-2 महीना के भीतर मार्केट वहां से 16% का रिकवरी कर दिया, आज फिर 25,000 में घुसा दिया। जो स्टॉक 50% डाउन था, वो स्टॉक सब आज के डेट में 30-40-50%, 60%, डबल तक का गेन आपको दे दिया 1-1.5 महीना 2 महीने की। लेकिन उस वक्त अप्रैल महीना में 7 तारीख के पहले तक कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि मार्केट यहां से घूमेगा। हर कोई ये प्रेडिक्शन कर रहा था कि मार्केट यहां से तो 20,000 जाएगा, मार्केट यहां से 18,000 जाएगा, और नीचे जाएगा, पाताल लोक चल जाएगा। ठीक है, तो जब बियर मार्केट रहे, बियर मार्केट उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो बियर मार्केट में क्या होता है, एसआईपी बेसिस में आपको इन्फ्यूज करना अपना फंड। 5 लाख है, 5 लाख एक बार में एक स्टॉक में नहीं डालना, एसआईपी बेसिस में, एसआईपी मोड में वो इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। तो ये बुल मार्केट जो है, बुल मार्केट का जो सिनेरियो होता है, बुल मार्केट का सिनेरियो आप लोगों को आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक कहावत है, इसको माइंड में रखना है, जो कि बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं का कहना है कि बुल मार्केट में कोई रिस्क को नहीं देखता है। बुल मार्केट में जो रिस्क है उसको कोई भी नहीं देखना चाहता, और बियर मार्केट में कोई भी अपॉर्चुनिटी को नहीं देखना चाहता। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोग जो अपना ये सेशन आगे जो बनाएंगे, जो सीखेंगे, तो ये एक पहला माइंड में अपना सेट करना है, बुल मार्केट में हमेशा रिस्क कहां पे उसको हमको देखना है, रिस्क कितना है, वहां पे हमको अपना ध्यान रखना है। और बियर मार्केट जब चलेगा, जब मार्केट गिर रहा हर तरफ निगेटिव है, हर तरफ निगेटिव खबर चल रहा है, उस वक्त हमको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है कि अभी सस्ता में हमको कौन मिल रहा है, किसमें हम अपना पैसा इन्फ्यूज कर सकें। वो आपको वेल्थ बना के देगा, इनकम नहीं देगा, वो आपको वेल्थ बना के देगा। ऐसा ऐसा स्टॉक्स है, मतलब एक एग्जांपल अगर मैं अपना खुद का दूं, पहले भी दिया है, बहुत सारे स्टॉक्स मेरे भी हैं। ठीक है, उसमें से एक स्टॉक जो है मुझे मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट करके दिया है, नाम भी मैं बता दे रहा हूं, एचबीएल पावर। उस वक्त उसका नाम था, आज के डेट में उसका नाम, नेम चेंज हुआ है, एचबीएल इंजीनियरिंग करके। ठीक है, मैंने ये जो पुल फेज जो अप्रैल 2020 से जो शुरू हुआ, उसके बाद मैंने ये बाय किया था 23 रुपया 70 पैसा, एचबीएल पावर। ठीक है, खुद का चार्ट एनालिसिस वगैरह वगैरह फंडामेंटल थोड़ा बहुत चेक करके मैंने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया। वो स्टॉक हाई बनाया लगभग लगभग 750-800 का, 2024 का जो हाई हुआ निफ्टी जब 26,000 के पास था तब। तो 23 रुपया से अगर 700 रुपया लेके गया, तो कितना गुना किया, पैसा को कितना गुना किया, 30 टाइम्स ऑलमोस्ट कर दिए। परसेंटेज में देखिएगा तो लगभग 3,000% का आपको रिटर्न दिया है। और वहां से गिर के फिर से आया है 500, 550, इस तरह का रेंज में फिर से अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो जब इस तरह का सिचुएशन आप लोगों को मिले, मार्केट डाउन में है, स्टॉक
सस्ता में मिल रहा है, बकेट बना के छोड़ दीजिए 1.5 साल 2 साल के लिए, देखना ही नहीं है। जब 1.5 साल बाद खोलिएगा बकेट को, तो 10-15 स्टॉक्स में देखिएगा 5 स्टॉक्स आपका 10 गुना 20 गुना 30 गुना आपको रिटर्न दे दिया है। ठीक है। तो बुल मार्केट का मजा आप तब ले पाइएगा जब बियर मार्केट को आप झेल जाए। बियर मार्केट में आप अपॉर्चुनिटी जब ढूंढिएगा, तब बुल मार्केट का मजा आपको मिलेगा। और अगर बुल मार्केट में ऊपर जब मार्केट चल गया है, उस वक्त अगर आप वहां पे अपॉर्चुनिटी ढूंढने जाइएगा, तो वहां पे आपको मिलेगा क्या? रिस्क। ठीक है। तो बुल मार्केट में रिस्क फैक्टर को हमेशा अपना माइंड में रख के चलना है। तो आज का जो सेशन है, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखेंगे, बुल मार्केट तक ही। ठीक है। और नेक्स्ट वीक हम लोग फिर बाकी जो इसका नेक्स्ट जो टॉपिक्स है, बियर मार्केट और भी 3-4 पॉइंट्स हैं, मेजर पॉइंट है जिसको जानना जरूरी है टेक्निकल पार्ट में एंट्री करने से पहले। ठीक है। उसको हम लोग जान के फिर जो टेक्निकल एनालिसिस का जो मेन पार्ट है, मेन पार्ट में हम लोग एंट्री करेंगे। वहां पे हम लोग एकदम मतलब डिटेल्स में ये जानेंगे और सीखेंगे कि एक्चुअल में ट्रेड जो डिसीजन बनेगा वो टेक्निकली हम लोग चार्ट देख के, कैंडल स्टिक देख के, चार्ट पैटर्न्स देख के, इंडिकेटर का यूज करके हम लोग किस तरह से अपना ट्रेड डिसीजन बना सकते हैं। मल्टीबैगर हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं। ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस के जरिए से और फंडामेंटल एनालिसिस का कुछ यूज करके मल्टीबैगर कैसे हम लोग ढूंढ पाएंगे कि आज हम खरीदे 100 रुपया में, ये 2 साल 4 साल के भीतर मेरा 100 रुपया से ये 1000 रुपया तक जैसे ये पहुंच जाए। तो वो भी सारे ट्रिक्स हैं, आपको उसको जानना होगा। ठीक है। तो बहुत सारा है, बहुत सारा चीज अभी मतलब हम लोगों का अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है। अभी बहुत सफर अभी बाकी है और बहुत कुछ सीखना भी हम लोगों का बाकी है। ठीक है। तो चलिए आज इतना तक ही रखेंगे। अगर आप लोगों में से किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं, और नहीं तो आज का जो सेशन है, आज का सेशन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे। संडे भी है, आप लोग भी अपना टाइम दीजिए फैमिली को। नेक्स्ट वीक फिर हम लोग मीट करेंगे। किन्हीं का कोई क्वेश्चन? चलिए आशा करते हैं आज नहीं है क्वेश्चन। कभी भी कुछ भी, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, कभी कुछ भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ भी अगर आप लोगों का माइंड में आया, कुछ कहीं पे देखे सुने, कुछ आप लोगों के माइंड में आ गया कि ये क्या है, नहीं है, हमको पता नहीं चल रहा है, डायरेक्ट ग्रुप में जो है, ग्रुप में मैसेज कीजिएगा। मेरे पास आते ही मैं एज सुन एज पॉसिबल वो डाउट आप लोगों का क्लियर करने का कोशिश करूंगा। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सब अच्छे से रहिए। गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक। थैंक यू।